जब कोई माँ-बाप अपनी बेटी की शादी करता है तो बहुत सारे सपने संजोता है कि मेरी बेटी खुशियों के एक जो माहौल होता है उसमें जाती है। लेकिन नोएडा जैसे शहर में जहाँ पर हाईटेक सिटी माना जाता है, बहुत पढ़े-लिखे लोग माने जाते हैं, उसमें भी कुछ ऐसी दर्दनाक घटनाएँ होती हैं जो आपको झकझोर के रख देती हैं। मेरे साथ में एक परिवार बैठा है और इनके परिवार की खुशियाँ जो हैं नेस्तानाबूत हो चुकी है। पूरा जो परिवार है इनका बिखर चुका है। कारण है कि इनकी जो 24 वर्षीय बेटी थी, उनकी मृत्यु हो गई। 10 महीने पहले शादी हुई थी, हाथों की मेहंदी भी अभी तक ठीक से नहीं उतरी थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु का जो आरोप है, वो परिवार जो है युवती की, लड़की की, वो अपने उनके ससुराल वालों पे कहा जा रहा है कि दहेज के कारण से उनकी हत्या कर दी गई है, उनको उनके इलाज में ठीक से नहीं किया गया, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गया। बार-बार लड़की पे दबाव बनाया जा रहा था कि उनको दहेज दिया जा सके। हम परिवार वालों से बात करते हैं, जानते हैं कि ये कहानी कैसे शुरू हुई और किस तरीके से अपनी बेटी को उन्होंने खोया है। दर्द तो हम बाँट नहीं सकते, लेकिन एक कम करने की हम कोशिश ज़रूर करते हैं और इनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। पहले आप अपना नाम बताइए और घटना कैसे हुई, शादी कब हुई थी और क्या हुआ था, उस बारे में बताइए? मेरा नाम सीमा समानिया है और मेरी बेटी की शादी 7 फरवरी को हुई है। 7 फरवरी को हुई तो उसी उसी में उन्होंने खुद ही रिश्ता माँगा, हाथ जोड़ के, मंदिर में बढ़ के कसम खाई है कि हम तुम्हारी बेटी को बेटी बना के ले जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। हमने कर दी शादी, 20-25 लाख हमने शादी में लगाया है, कर्ज़े से ही लगाया हमने, उनकी हैसियत देख के कर दी कि हमारी बेटी सुख रहेगी, कोई बात नहीं है, लाख 2 लाख फालतू लग जाएँ, कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने हमारी बेटी को खुश नहीं रखा। शादी के तुरंत बाद ही टॉर्चर करते रहे और दहेज माँगते रहे। बेटी से कह रहे कि अपने बाप से दहेज लेके आ, नहीं हम तुझको मारेंगे। बेटी ने बताया नहीं, मेरे माँ-बाप कहाँ से दहेज लेके आएँगे? मेरे माँ-बाप गरीब हैं, हमने शादी भी मेरे माँ-बाप ने कर्ज़े से ही की है। तो उसी दौरान मेरी बेटी के बच्चा रहेगा, तो मेरे दामाद ने उसके पेट पे लात मारी और बच्चा गिराने की कोशिश की। जब बच्चा नहीं गिरा तो उन्होंने फिर अबॉर्शन करा दिया। अबॉर्शन के बाद अब हॉस्पिटल में हमें बताया नहीं, हम तो बाद में पहुँचे जब सब कुछ हो चुका था, तो डॉक्टर ने खून माँगा लेकिन उन्होंने खून नहीं दिया। उसी कारण मेरी बेटी की किडनी खराब हो गई। किडनी खराब होगी लेकिन हम उसके बाद क्या ही हमने कि मेरी बेटी को घर भेज दो, उन्होंने नहीं भेजी। हम मिलने जाते, टॉर्चर करते, हमें मारते, गाली-गलौज करते और फिर हमें हमारी बेटी से हमें मिलने भी नहीं देते। फ़ोन भी करते लेकिन फ़ोन पे भी बात नहीं होने देते हमारी। बेटी वहीं रही, फिर कुछ हफ्ते बाद हमने बुलाई, उन्होंने टेस्ट-वेस्ट कुछ नहीं कराया, हमने कराया तो उसमें किडनी सिकुड़ी हुई आई हमारी बेटी की। उसके अबॉर्शन के बाद ही मेरी बेटी की किडनी सिकुड़ी हुई हैं। फिर उनका इलाज उन्होंने लापरवाही की, मेरी बेटी हालत खराब होती चली गई। उस दर्शकों को मैं एक बार बता दूं कि ये वो लेटर है जब ब्लड की जरूरत पड़ी थी तो जो कंसेंट दिया था कि मैं ब्लड नहीं चढ़ाना चाहता। ये उस जो ऋतु हैं, ऋतु के पति ने ये लिखित रूप से ये लिख के दिया था कि हमें ब्लड नहीं चढ़वाना, जबकि ब्लड की आवश्यकता बहुत थी, डॉक्टर ने कहा था। बहुत हाँ। आवश्यकता थी, लेकिन उसने लिख दिया कि मरती है तो मरने दो। डॉक्टर ने बोला कि इसको ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन उसने मना कर दिया कि हम नहीं चढ़वाएँगे। सफाई के बाद भी मेरी बेटी को डॉक्टर ने बोला कि कचरा रह सकता है, उसने कहा रहता है तो रहने दो। फिर दोबारा मेरी बेटी को दवा खिलाई, मेरी बेटी की हालत खराब होती चली गई। उसका दामाद जो है आशीष का जीजा रक्षा मंत्रालय में हमें धमकी देता, तुम क्या करोगे? ऐसे पुलिस वाले तो मेरी जेब में हैं। लेकिन उसका एक भाई वकील भी है, उसी के दौरान हमारी कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, हम 1.5-2 महीना से भागे डोल रहे हैं। इसी दौरान मेरी बेटी की मृत्यु हो गई है 20 तारीख को। एफआईआर लिखी गई है, जैसे मैं ये देख सकता हूँ कि एफआईआर जो है ये लिखा गया है। हाँ, तो पुलिस ने किस तरीके का रवैया रहा? पुलिस की सपोर्ट मिला आपको? क्या एफआईआर सही से लिखा गया है? नहीं, परेशान करते थे बहुत। हमें 2 महीने से भाग रहे थे, 1.5-2 महीने से। बहुत परेशान कर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और उसमें एफआईआर जब लिखी, जब हमारे लिखी, जब प्रीति यादव ने हमारी थोड़ी मदद करी। प्रीति यादव महिला हाँ, जो उसके डीसीपी द्वारा ही हमारी मदद करके उन्होंने जब लिखी गई, वरना हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने दिन लगे एफआईआर लिखने में आपको? 15-20 दिन ज़्यादा ही हो गए जी, 15-20 दिन ज़्यादा हुए। दहेज प्रथा के लिए आपने लिखवाया था? हाँ। दहेज प्रथा से रिलेटेड एफआईआर में है चीजें जानकारी दी हाँ, गई? जानकारी सब लिखी हुई है जी। सब हमने एप्लीकेशन दी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी गिरफ्तारी हुई है लोगों की जो नहीं हो आरोपी रही थे? थी, हमको गिरफ्तार ही हो, सिर्फ ताला फोटो खींच के दिखाते हैं, पुलिस वालों को दिखाते हैं और हमारा टॉर्चर करते रहते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो। हमारी बेटी की डेथ हो गई।
अभी घर में कितने लोग हैं? अभी आपके कितने बच्चे थे आपके? कितने? आपके मेरे 2 लड़की थी, 1 लड़का है। अब 1 लड़की है मेरे पास। अच्छा। और दामाद क्या करता था? दामाद ने परचून दुकान है जी, उनका परचून दुकान है और किराए का साधन था, खेती-बाड़ी है। आपने मेरे को धमकी दे दिया था, तू क्या कर लेगा? आगे जाके चल, तेरे को मैं 1 प्लॉट तेरे नाम का सही। शादी कहाँ हुई थी? गढ़ी चौकुंडी 67-68 में। 67 में। 68 और में। बेटी ऋतु जो है वो क्या कर रही थी? वो टीचर थी वो, अच्छा, वो पढ़ाती थी। पढ़ाती बच्चों को पढ़ाती थी। हाँ। जीवन ज्योति पब्लिक नवज्योति स्कूल गढ़ी में मेरी बेटी पढ़ाती थी। अच्छा, कैसा मतलब शादी के बाद से ही सब कुछ स्थिति खराब होने लगी थी कि कुछ दिन तक सब ठीक था? कैसा था? बात होती तो कैसा रहा शादी के बाद? शादी के कुछ दिन बाद, जब 2-3 दिन 1-2 महीना बाद गई लड़की गई, तो मेरी बेटी को टॉर्चर करते थे। तो मैं उसे बोला, बेटा तू, तेरे को खुश नहीं रखते क्या ये? नहीं पापा, कुछ ऐसी ही बात है। मैं, नहीं बेटा, झूठ बोल रही है तू। तेरे को रोटी वोटी देते नहीं, तेरा आशिक पति प्यार नहीं करता क्या? तेरे सासू से प्यार नहीं करते क्या? तो थोड़ा सा मेरे को बोली क्या, मैं पापा कोई बात नहीं है, सुधर जाएंगे और धीरे धीरे अपने बेटी हूँ मैं, थोड़ी तुम्हारे माँ बाप की लाज रखने के लिए मैं इसको कंट्रोल कर रही हूँ। जब आप बीमार हो गई ऋतु, जब उनको लेके आप आए तो कैसी स्थिति थी उनकी? बातचीत कर रही थी? बहुत तबीयत खराब थी जी। जब यहाँ लाए थे, हाथ पैर सूजे पड़े थे। वो हमने इसको इलाज प्राइवेट हरिद्वार में इलाज मैंने करवाया था, और मैंने अर्थात में भी करवाया था। जहाँ जहाँ मेरी गरीब आदमी है, मेरी बेटी रोते चिल्लाती थी, कहती पापा मेरे को बचाओ बचाओ, मैं बाप हूँ, मैंने कर्जा करके शादी करी और मैं गांव से ही मैंने इलाज कराऊँ कर कर्जा से मैं बर्बाद हो रहा हूँ सर, और उसको कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी कहीं भी। वो तो मेरे को धमकी देता बार बार कि मेरे पास सब कुछ है, तू क्या कर लेगा मेरा। आप बहन हैं ऋतु की, आप बताइए कि कैसा रहा? कैसा अब आपको मतलब उनसे बातचीत होती है उनके परिवार नहीं, वालों से? मेरी बहन 1 डेढ़ महीना हॉस्पिटल में रही। पहले भारद्वाज में रही, भारद्वाज हॉस्पिटल सेक्टर 39 में है, जो कि वहाँ पे 8-10 दिन रही। हमने उनको पास बहुत सारे फ़ोन किए, उन्होंने फ़ोन भी अपना बंद कर लिया। हाँ, तो हमने फिर उसके बाद उनके ससुर के पास करा, जिसका नाम है विजयपाल तोमर। उन्होंने कह दिया, मैं कहाँ से लाऊँ पैसा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तुम्हारी बहन मरती है तो मरने दो। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ भारद्वाज हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया, आप अपनी बहन को बड़े हाई सेंटर हॉस्पिटल में ले जाइए। हम फिर यहाँ पे है ग्रेटर नोएडा में यथार्थ हॉस्पिटल, वहाँ पे ले गए। वहाँ पे 22 दिन रही मेरी बहन। उसकी इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि इसकी जो बीच में डायलिसिस रुकी है ना, ट्रीटमेंट जो उन्होंने बंद कर दिया है, उसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है ज़्यादा। अच्छा, मतलब किडनी खराब होने के बाद में डॉक्टर ने उनको इलाज के लिए कहा था तो उन्होंने बिल्कुल इलाज करना छोड़ दिया था? उन्होंने 2-3 बार डायलिसिस करवाया दिखावे के लिए कि भाई हम सब ने बोला कि भाई हमारी बहन का इलाज कराओ। उन्होंने 2-3 बार सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस करवा दिया। उन्होंने बोला ये डायलिसिस रुकनी नहीं चाहिए, किडनी वाले पेशेंट का तो एक ही है, तो डायलिसिस होनी चाहिए या फिर किडनी ट्रांसप्लांट होएगी। तो उन्होंने क्या करा, डायलिसिस बंद कर दिया पैसे के चक्कर में, जबकि आरएमएल हॉस्पिटल में 250 रुपए की डायलिसिस होती थी। तो उनके जो रिश्तेदार है, हमने बोला कि सरकारी हॉस्पिटल में ही करा लीजिए, हम आपको फोर्स नहीं करते, हमें तो अपनी बहन का ट्रीटमेंट चाहिए, हमें अपनी बहन ठीक चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, नहीं है किसी के पास 250 रुपए, क्या उनके पास 250 रुपए भी नहीं है हमारी बहन के लिए? अबॉर्शन कब हुआ था? मृत्यु कब हुई? कितने दिन के समय का अंतराल था? 23/5 में अबॉर्शन हुआ है। उसके बाद से ही मेरी बहन तबीयत खराब हो गई। अब 20 तारीख में मेरी बहन की डेथ हो गई है, 20 नवंबर को। क्या उसमें कुछ है? दिखाइए क्या क्या चीजें हैं, मैं दर्शक दिखाएं। उन्होंने सारा मेडिकल जो इलाज है बंद कर दिया और ये देसी दवाइयां शुरू कर दी। जो जैसे गांव में कोई गली मोहल्ले में आ जाते हैं कि देसी दवाई ले लीजिए, ऐसी ये दवाइयां शुरू कर दी उसकी। अच्छा, ये दवाइयां इन उनके घर दवाइयों से के मिली बाद ही थी? मेरी बहन की इतनी तबीयत खराब हो गई, जैसे वो उल्टी करती थी तो उसके ब्लड आता था। हमने फिर ये दवाइयां बंद कर दी। उसके मन में इतना डर बैठा रखा था कि जैसे ही यहाँ पे आई, हम उसको लेके आए, तो हमने बोला तू इन दवाइयों को मत खा, इतनी दवाइयां कैसे झेल पाएगी तू? तो उसके अंदर इतना डर बैठा, वो कहने लगी नहीं मैं तो खाऊंगी, वो मुझे मार देंगे अगर मैं नहीं खाऊंगी तो इन दवाइयों को। इतना डर था उसके अंदर। अच्छा, ये जो दवाइयां हैं, अब ये ऑथेंटिसिटी इसकी क्या है, कौन से डॉक्टर से दिखवाया गया था, ये कुछ नहीं बताया उन्होंने। सवाल है। और इसका प्राइस क्या है इस पे वो भी नहीं लिखा है, क्या कहाँ बना हुआ है, कुछ भी डिटेल इस पे ऐसी चीजें नहीं है जिससे पता चल पाए कि किस तरीके की दवाई है। खैर, और यही दवाइयां वो खा रही थी, ये जो बक्से में ये सब आपने पुलिस को दिखाई हैं? ये सब बातें सब दिखाया है उन्होंने जी। आप भाई हैं ऋतु की, तो अब अभी जब आप जाते थे बीच में कभी उनसे मिलने के लिए, कैसा था उनका बातचीत? कुछ बताती थी? वो जब भी मैं जाता था तो मुझे इतना टॉर्चर करते थे, उसके सास सारे मुझे मेरी बेइज्जती करती थी। क्यों आता है यहाँ, तू खाने के लिए आता है ना कुछ, तो इतनी बेइज्जती करती थी मेरी। मैंने अपनी बहन से भी कहा कि तुझे कुछ परेशान नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। बहन कहती मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैंने मुझे नहीं लगता तो ठीक है। फिर हम गए, कुछ दिन बाद से लेकर आए। मेरे पास बहन का फोन आया कि भैया मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे जान से मार देंगे। फिर हम उसी शाम को हम लेने गए बहन को। जब देखा उसकी इतनी तबीयत खराब थी, बेटी को मारने को चढ़ रहा था। अच्छा, जिस दिन ये गए थे, जिस दिन मेरे पति और मेरे देवर गया लेने, इनको देख के उन्होंने डंडा हटाया।
नहीं वे उसी दिन मार देते मेरी बेटी को अगर हम ना लेकर आते तो। और उसके जब रिश्तेदार हैं सारे परिवार मिलकर हमें धमकी देता कि तुम कहीं तो जाओगे हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जमाई भी उसका और वे सारे पूरा परिवार। अब मुझे खतरा है, मेरे बच्चे और मेरा आदमी सुरक्षित रहना चाहिए। तो ये आप देख रहे थे कि किस तरीके से ये ऋतु की फोटो है जो इसी वर्ष इनकी मृत्यु हुई है 20 नवंबर को, और ये उनकी शादी की फोटो है। ये देख सकते हैं कितने खुश हैं लोग, और शादी में जो एक खुशी का माहौल होता है कि बहुत कुछ बदलने वाला होता है, जीवन बदलने वाला होता है, दुनिया बदलने वाली होती है, वो सारी की सारी जो चीज़ें धरी की धरी रह गई। साल भर भी नहीं बीता है शादी का और ऋतु की मृत्यु हो गई है, बच्चे की मृत्यु हो गई है, और आज जो है पूरा परिवार इस तरीके से मायूस बैठा है, न्याय की आस लिए बैठा है कि किसी तरीके से इनको इंसाफ चाहिए। हालांकि पुलिस ने एफआईआर लिखी है, लेकिन इनका कहना है कि पुलिस ने एफआईआर में भी गड़बड़ी की कोई है। कार्रवाई कर रही, कल लेके गए हैं, लेकिन जब उनकी और उनकी जमानत होगी, उस दामाद की जमानत क्यों नहीं हुई? वो क्यों नहीं पकड़ा पुलिस वाले ने? उसे तो पकड़ना चाहिए। नहीं हुई है, और इस तरीके से अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि किसी तरीके से इनको न्याय मिल पाएगा। आप देख रहे थे इंडिया डेली लाइव के लिए। मरेगी गरीब का कोई इंसाफ, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी बेटी ऐसी मरेगी। कल को मेरी दूसरी बेटी भी है। शादी से डर लगने लगा है, कुछ ऐसा हो लग रहा है क्या? कैसा? मेरी बेटी सब लड़की को मना करके गई है कि बहन कोई शादी मत करना। इतनी टॉर्चर करी है मेरी बेटी। अब मैं कल को दूसरी बेटी की शादी करूंगी, मैं 10 बार सोचूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। इतना डर है मेरे अंदर जब मेरी एक बेटी खत्म होगी। आपको शादी से डर लग रहा है सब? जी बिल्कुल, ऐसे तो कोई गरीब बाप अपनी बेटी की शादी कर ही नहीं पाएगा, डरते ही रह जाएंगे वो तो। आप देख रहे थे इंडिया डेली लाइव के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।